हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं अक्षांतर व देशांतर रेखाओं को लेकर एनसीईआरटी पर आधारित ये क्लास रहने वाली है और संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास में मानचित्र के माध्यम से समझाई जाएगी। फ्रेंड्स, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की ए से लेकर जेड तक की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मात्र एक बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, फिर कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वीडियो वापस देखा जाए, क्योंकि पूरा जो ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, एनसीईआरटी पर आधारित है और संपूर्ण जानकारी हम आपको मानचित्र के माध्यम से ही समझा देंगे। फ्रेंड्स, ये रीट भर्ती में सीधा सीधा ये टॉपिक दिया हुआ है और अगर मैं तो ये बोलता हूँ किसी भी वैकेंसी में अगर अक्षांश व देशांतर रेखाएं से संबंधित अगर कोई टॉपिक शामिल है तो जरूर ये वीडियो उसके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शानदार ये क्लास रहने वाली है। जो भी दोस्त अगर नया है जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, उसके बाद में जरूर हमें मैसेज करके बताना कि सर हाँ हमें ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा और अक्षांश बिंदु ये आपको अभी मैं बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने प्रस्तुत है ये एक ग्लोब का चित्र, जो पृथ्वी का चित्र है वो आपके सामने हमारा प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, ये आपकी विषुवत वर्त है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जो आपके सामने जो ये रेखा प्रस्तुत है, पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो आपके सामने ये रेखा प्रस्तुत है, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आप तैयारी भी शिक्षक भर्ती की कर रहे हो और ये टॉपिक बहुत पुराना है, रीट में शामिल है, इसलिए आपको मालूम होगा। तो आपके सामने आपको मालूम तो हो गया कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? जो ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। कंफ्यूज आप कहाँ होते हो कि अक्षांश बिंदु कितने हैं सर और अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश बिंदु है आपके 181 किस प्रकार से हुए ये हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और 90 यहाँ है, तो 90 180 हो गया। एक बिंदु कौन सा हुआ? एक बिंदु हुआ आपका भूमध्य रेखा वाला। ये एक बार ये भूमध्य वाला विषुवत जो रेखा होती है वो बिंदु के रूप में शामिल होती है। तो आपके कितने हो गए? 181 हो गए। 90 1 बराबर 181। अब आप बोलेंगे सर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 90 और 90 180 और 180 ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश 181, आपको मालूम है 181 हो गए। लेकिन जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और जो दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री होता है वो रेखाएं नहीं होकर वो बिंदुओं में शामिल की जाती है, इसलिए फिर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो -1 यहाँ करेंगे हम और -1 यहाँ करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हमें 2 माइनस करना है और 181 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं आपकी हो जाती है। अक्षांश बिंदु 90 और 90 + 1 181। आपको मालूम है कि 90 हाँ ये जोड़े हमने, फिर 90 है तो 90 180 और एक रेखा हमने विषुवत अक्षांश को जोड़ा तो 181 हो गई। लेकिन ये बिंदु के रूप में शामिल है, ये रेखाएं नहीं है, इसलिए फिर हमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये रेखा नहीं बनाते, ये बिंदु है फ्रेंड्स। तो आपको ये बिंदु के रूप में याद रखना है। और रेखा अगर पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179 है और अक्षांश बिंदु कितने हैं तो 181 है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा और ये पुराना टॉपिक है, रीट में शामिल किया हुआ टॉपिक है, आप सभी को मालूम है। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं हमें अब बात करनी है। अक्षांश रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है? सभी अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती है, ये आप सभी को मालूम है कि ये एक वर्त का निर्माण करती है सभी अक्षांश रेखाएं। सबसे बड़ा वर्त भूमध्य रेखा बनाती है और सभी अक्षांश से लघु वर्त का निर्माण करती है। तो ये भूमध्य रेखा है आपके सामने प्रस्तुत, 0 डिग्री भूमध्य रेखा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा वर्त बनाती है, ये बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो ये और अक्षांश रेखाएं है ये लघु वर्त का निर्माण करती है। ये क्या करती है? लघु वर्त का निर्माण करती है। देखो इस प्रकार से। लेकिन ये सभी रेखाएं वर्ताकार होती है, सभी एक एक रेखा वर्त बनाती है, लेकिन लघु वर्त बनाती है। और सबसे बड़ा जो भूमध्य रेखा बनाती है वर्त, जो महान वर्त कहलाता है, वो कौन बनाती है? भूमध्य रेखा बनाती है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य इनकी मध्य की दूरी एक समान होती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी भूमध्य रेखा है। एक मिनट, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपकी देशांतर रेखाएं होती है। ये
और आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती है यह होती है फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सामान्यतः इनके मध्य की दूरी एक समान होती है। जो ये दूरी होती है ये वाली, जो ये वाली दूरी होती है जैसे यह है और हमारी अक्षांश रेखा है यह है, तो ये जो मध्य की दूरी है ना ये समान होती है सभी अक्षांश रेखाओं में। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये भाग है ना, ये भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। ये आपको याद रखना है, जैसे ये वाला भाग, ठीक है। और देशांतर रेखाओं का क्या कहलाता है? देशांतर रेखाओं का गौड़ कहलाता है। ये हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। दो अक्षांश के मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। जो हमारे दो अक्षांश है, जैसे हम बात करें दो अक्षांश के, जैसे हमारी ये दो अक्षांश है, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। ये लो, तो हम आपको अब समझा देते हैं एक बार कि सबसे बड़ा वर्त भूमध्य रेखा बनाती है, ठीक है। सभी अक्षांश से लघु वर्त का निर्माण करती है। सामान्यतः इनके मध्य की दूरी एक समान होती है। दो अक्षांश रेखा के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है फ्रेंड्स। तो यह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और मैंने शानदार तरीके से आपको समझाया भी है। और आपको इतना तो मालूम है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट हम देखेंगे आज, वो हम देखेंगे कि कुछ जो बिंदु है, जो अक्षांश रेखाएं है, वो अक्षांश रेखा प्रसिद्ध रेखा है और उनको कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो भी हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके 2 या 3 नाम है, ये आपको याद रखने। तो ये क्या करती है? अब जैसे ये भूमध्य रेखा है, यानी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, ये है आपकी, एक मिनट, यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। आपको मालूम हो गया होगा कि अब पृथ्वी का जो भाग है वो अलग अलग हो गया, क्योंकि ये भूमध्य मध्य की रेखा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? भूमध्य, यानी भूमि की मध्य की रेखा है। तो इसका नाम इसी पर ही पड़ा है कि भूमध्य। भूमि की मध्य की रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब कर्क रेखा है, देखेंगे कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये भूमध्य के उत्तर दिशा में है 23.5 डिग्री पर, इसलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा आपके सामने प्रस्तुत भी है, ये कर्क रेखा है फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। आर्कटिक वर्त देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में 60.5 यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव उपध्रुवीय वर्त या आर्कटिक वर्त कहते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है आर्कटिक वर्त, और 66.5 डिग्री पर ये स्थित है आर्कटिक वर्त, और आपके सामने ये प्रस्तुत है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम एक मकर रेखा है, और मकर रेखा कहाँ है? ये रही आपकी मकर रेखा। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 23.5 डिग्री पर ये भी स्थित है मकर रेखा, ये आपकी मकर रेखा, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है फ्रेंड्स। और अंटार्कटिक वर्त दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 यानी 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुवीय या अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। ये अंटार्कटिक आपका वर्त है, और ये कुछ बिंदु है आपको याद रखने हैं, और मुझे विश्वास है ये आपको पहले से भी आते होंगे कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आर्कटिक वर्त भी उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और डिग्री आपको मालूम होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी पर आपकी कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री पर दक्षिण में आपकी मकर रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी पर आपका आर्कटिक वर्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वर्त है। और देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कि जो हमारी जो प्रमुख रेखाएं हैं कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था कि मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक वर्त, अंटार्कटिक रेखा, उनको वर्त कहते हैं। उन रेखाओं कौन से महाद्वीप से और किस देश से निकलती है, अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स। और शानदार ट्रिक में लेकर आया हूँ, और इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इतनी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको लगातार वीडियो देखना है फ्रेंड्स। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। 1 2 3 4 5 6 आपको मालूम है कि 7 आपके महाद्वीप है, और जो 5वां नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। लेकिन इस महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए फिर मैं यहाँ नहीं लेकर आया है, यूरोप उसकी जगह आ गया है फ्रेंड्स। अब इसकी ट्रिक हम देखेंगे, और आपको मात्र एक बार तो ये लिख लेना है, एक जैसे आप अगर नोट्स बनाने हो तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे लिख के उसके सामने आपको लिखना है इस प्रकार से। आपको आम लिखना है, एक बार लिख लिया आपने,
फिर वापस आम लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वापस आम लिखना है। 3 बार आपको आम लिखना है। और जैसे एशिया महाद्वीप के सामने आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप के सामने आ जाएगा, इस प्रकार से आम आपका 3 बार आपको क्रम में लिखना है, आम आम, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद में आपको आम 3 बार लिखना है, आम आम और आम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको कवि लिखना है दूसरी लाइन में उसी महाद्वीप के सामने। इस प्रकार से आपको लाइन भी जैसे बना लेनी है जिससे आपको ये दिक्कत नहीं रहे और आसानी से आपको याद हो जाए। उसके सामने फिर आपको कवि कवि और फिर एक बार कवि को क और वी ऐसे लिखना है। 3 बार इसको लिखना है, एक बार कवि यहाँ गया, एक बार कवि यहाँ गया और एक बार क और वी, बस आपको यही लिखने हैं। और उसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है और उसमें कहा जाता है कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप आसानी से आप कंप्लीट कर दोगे उस उत्तर को। एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। आ से आपका आर्कटिक रेखा हो जाएगा, म से आपका मकर रेखा हो जाएगा, और फिर क से आपका कर्क रेखा हो जाएगा, वी से आपका विषुवत रेखा हो जाएगा। ये आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी रेखा किस महाद्वीप से निकलती है। तो आपके सामने मैंने बता दिया है कि आपके सामने आ से आर्कटिक हो जाएगा, म से मकर रेखा, क से कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा हो जाएगा। अब चलो फ्रेंड्स देखते हैं। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, आप सभी को मालूम है। अब हम देखेंगे यहाँ एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सामने फिर वापस में ये लेकर आ गया कि अब आज से क्या हो जाएगा, आर्कटिक रेखा हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, और वी से विषुवत रेखा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विषुवत रेखा आपको लिखनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर विषुवत रेखा आएगा, वी से विषुवत रेखा होगा। विषुवत रेखा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर विषुवत रेखा आएगा। अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। म से मकर रेखा हो जाएगा, क से कर्क रेखा हो जाएगा, और वी से विषुवत रेखा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका से हम देखेंगे, आ से आर्कटिक रेखा हो जाएगी, क से कर्क रेखा हो जाएगी। दक्षिणी अमेरिका से हम देखेंगे, म से मकर रेखा हो जाएगी, वी से विषुवत रेखा हो जाएगी, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में हम देखेंगे, आ से आर्कटिक रेखा हो जाएगी, एक ही रेखा निकलती है यूरोप महाद्वीप से, तो आपको याद रखना है कि आर्कटिक रेखा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से म से मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया मात्र मकर रेखा ही निकलती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, तो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है। अब हम एक जैसे अफ्रीका का कई बार पूछ लिया जाता है कि मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से निकलती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। और फिर एशिया महाद्वीप से संबंधित आ जाए तो आर्कटिक रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगा और विषुवत रेखा हो जाएगा। तो ये शानदार ट्रिक है, 1 या 2 बार वीडियो देखने पर आपको आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट देशांतर रेखाओं को। सबसे पहले हम देखेंगे और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं और उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस हुई है इस देशांतर रेखाओं को लेकर वो देखेंगे। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली आभासीय रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपकी पृथ्वी ये है, ये आपका आ गया 0 डिग्री और ये आपकी आ गई 0 डिग्री देशांतर। फिर आपको इस प्रकार से जो ग्लोब पर आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है, ये देशांतर रेखा ये होती है। मैं मानचित्र के माध्यम से आपको आगे बताने वाला हूँ। और इस प्रकार से जो आपकी अक्षांश रेखा ये होती है, ठीक है। आगे मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल सिस्टम है, इनको याद देखना है और याद भी करना है। देशांतर रेखा ये 1884 ईस्वी में लंदन में खगोल वेदों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, GMT भी इसको कहते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 300 होती है और ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतर पर यह खींची जाती है। ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अब हम ये देखेंगे सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है, जबकि 2 देशांतर मिलकर एक वृहद वर्त का निर्माण करती है। इस प्रकार 360 देशांतर रेखाओं के द्वारा 180 वृहद वर्त का निर्माण करती है फ्रेंड्स। और सभी अक्षांश रेखाएं लघु वर्त का निर्माण करती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। 2 देशांतर के मध्य का भाग गोर कहलाता है फ्रेंड्स। अब एक बार मैं मानचित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 2 देशांतर के मध्य का भाग गोर कहलाता है। तो एक बार तो आपके सामने मानचित्र यही है और यही देख लेते हैं हम सबसे पहले कि क्या इसमें गोर क्षेत्र कौन सा होता है। जैसे आपके सामने ग्लोब है, ठीक है, और जो ये रेखा होती है, इस प्रकार की रेखा यही समझ लेंगे हम।
ये जो रेखा होती है आपके सामने, ये देशांतर रेखा ये होती है फ्रेंड्स। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है, दो देशांतर के मध्य का भाग गोर कहलाता है। जो ये भाग होता है ना देशांतर वाला, ये भाग क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ये जो भाग होता है ना मध्य का, इसको हम गोर कहते हैं। और जो अक्षांश का होता है, जैसे अक्षांश का, ये अक्षांश वाली रेखाएं होती है आपके सामने प्रस्तुत है, अक्षांश वाली जो ये अक्षांश है ना, और इसका जो मध्य का भाग है ना, वो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। ये लो, ये कटिबंध कहलाता है। और जो दो देशांतर के मध्य का भाग है वो गोर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है शानदार। एक बार इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अब आपको मालूम है, जैसे आपके सामने ये भूमध्य रेखा है फ्रेंड्स, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, जैसे हमारी ये भूमध्य रेखा है और ये आपके देशांतर रेखा ये होती है। अब आपको भी मालूम है, ये देखो मैंने मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ जो ये अक्षांश रेखा ये है, अब जो ये क्षेत्र होता है भूमध्य वाला, जो आपका ये भूमध्य वाला क्षेत्र होता है, ये वाला, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो दूरी है वो दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि दूरी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे आप इधर जाएंगे, ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर देखिए कितना कम गैप है। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि हम जैसे भूमध्य रेखा से, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है आपकी, हम यहाँ से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दूरी घटेगी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जैसे जैसे हम जाएंगे तो ध्रुवों की ओर सकड़ा होता जा रहा है क्षेत्र, और भूमध्य रेखा के पास कितना ये गैप है, और ये गैप कितना है? दो देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर जो गैप है आपके सामने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है। और जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देख लिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि गैप छोटा होता जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है और अधिकतम दूरी आपकी देशांतर रेखा की कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे हम ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जो रेखाओं की दूरी है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी। अगर हम ध्रुवों से अगर इधर आएंगे भूमध्य रेखा की तरफ तो रेखाओं की दूरी बढ़ेगी, और अगर हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो दूरी घटेगी देशांतर रेखाओं की। तो मुझे विश्वास है आपको ये आसानी से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। और अब बात कर लेते हैं, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे आपकी ये अक्षांश रेखा है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बार, और ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है वो हर एक रेखा अपना एक वर्त का निर्माण करती है, लघु वर्त का। ठीक है, लेकिन जो हमारी भूमध्य रेखा है और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवर्त का निर्माण करती है। ये पूर्ण वर्त का निर्माण कब करती है? जब दो रेखा मिल जाती है भूमध्य की, तब तो ये पूर्ण वर्त का निर्माण करती है, और एक रेखा अर्धवर्त का निर्माण करती है। इसी कारण कि 360 है, 360 कुल है, 360 क्या है? कुल रेखा है हमारी देशांतर रेखा 360 फ्रेंड्स। अगर देशांतर रेखा है और अब एक रेखा अर्धवर्त का निर्माण करती है तो दो रेखा पूर्ण वर्त का निर्माण करती है, तो इसका आधा कर लेते हैं हम। तो 180 जो रेखाएं है वो तो पूर्ण वर्त का निर्माण करती है और सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं हम अब एक ग्लोब के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, मैंने वहीं समझा दिया था और ये आपको सामने प्रस्तुत है। और आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है और ये हमारी अक्षांश रेखाएं है जैसे इस प्रकार से, और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है देशांतर वो इस प्रकार से होती है फ्रेंड्स। ये हमारी, अब आपको भी मालूम होगा कि ध्रुवों पर गैप कम है और भूमध्य रेखा पर डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कारण वो 111 किलोमीटर यहाँ पर ज़्यादा है और ध्रुवों की ओर हम कम पाई जाती है। अब 0 डिग्री देशांतर से संबंधित हम देखेंगे क्या क्या इसकी रहने वाली है और क्या क्या इसके विशेषताएं है 0 डिग्री देशांतर की। भूगोल वेताओं ने 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको ये मानचित्र है हमारा और ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है। अब ये पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया, और इसी के आधार पर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा विभाजित करती है? आपकी 0 डिग्री रेखा विभाजित करती है फ्रेंड्स। ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। और भूमध्य रेखा क्या करती है? भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करती है। इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कहते हैं। 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि और अंतर्राष्ट्रीय समय को निर्धारित किया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है, इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि और अंतर्राष्ट्रीय समय को निर्धारित किया गया था। 0 डिग्री अक्षांश और
0 डिग्री देशांतर दोनों ही गिनी की खाड़ी में मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा किस खाड़ी में मिलती है, तो गिनी की खाड़ी में ये मिलती है फ्रेंड्स। अब देख लेंगे और जीएमटी से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है और समय का संबंधित मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, उसमें हम समय से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण मैं समय का जो है वो अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें हम आपको बताएंगे कि समय कैसे निकालते हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से। और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। ये फैक्ट है और ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जरूर अपना कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि सर हमें ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।